नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस समय हम लोग पीसीएस के लिए जो है अपनी चीजों को कर रहे हैं, अर्थात क्लासेस को कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और आज हम लोग बेसिकली जो है क्या करेंगे, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिए हुए हैं। यानी कि आज हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो टैक्सेशन से संबंधित हैं, जो टैक्स से रिलेटेड कुछ और जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम लोग उनको देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है और प्रश्न किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा सा लेक्चर है, लेकिन दरअसल ये लेक्चर आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है पूरी तल्लीनता के साथ वीडियो को देखिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और आप लोग इकोनॉमिक्स से डरते बहुत होंगे, है ना, कि यार इकोनॉमिक्स में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या रेडी करें क्या नहीं रेडी करें। तो इकोनॉमिक्स में 7-8 क्लास हमारे इकोनॉमिक्स की हुई है और उन 7-8 जो है क्लासेस में आपको इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स होते हैं, वो फंडा जो आपका होगा वो क्लेरिफाई हो जाएगा। और साथ ही साथ में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इन्हीं 7-8 लेक्चर में, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे में आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आपको इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में जो 8 AM पर मेरी क्लास करंट अफेयर्स की आती है उसको देख लिया करिएगा, तो आपका जो करंट का टॉपिक है, जो इकोनॉमिक्स का हो चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, वो भी वहां से आपको मिल जाएगा। तो क्लास देखिएगा आप तो इससे स्टैटिक पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा, जबकि करंट अफेयर्स मेरा मॉर्निंग में देखिएगा तो वहां से सारे का सारा आपका डायनामिक पोर्शन यानी कि करंट ओरिएंटेड का जो सेक्शन आपका होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे और ये सारे टॉपिक बेसिकली आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कर क्या होता है, यानी कि टैक्स क्या होता है, क्या टैक्स क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फिर उसके बाद हम लोग टैक्स के टाइप्स हैं, 2 टाइप्स इसके होते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि भाई साहब ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या क्या होता है, ठीक, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा एक्साइज ड्यूटी के बारे में। एक्साइज इंस्पेक्टर भी होते हैं, एसएससी के थ्रू इनकी ज्वाइनिंग होती है, इनका एग्जाम होता है, आप लोग इसको भी जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया। इसके अलावा मूल्य वर्धित कर, जिसको हम लोग वैट भी बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा अधिभार, सरचार्ज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हम लोग इसको देखेंगे। इसके अलावा उपकर, सेस लगाया जाता है, उपकर लगाया जाता है, आप लोगों ने 2015 में 14 में शायद इसका नाम सुना होगा। इसके अलावा लेफर वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, ये क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं और हम लोग इन्हीं को दरअसल क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसमें हमको जानना और समझना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग टैक्स को पढ़ें, उसके पहले हम लोग राजकोषीय नीति को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि टैक्स तभी आपको समझ में आएगा। देखो, राजकोषीय नीति का अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो राजकोषीय नीति का मतलब हो गया कि हमारी जो पैसे का लेन देन है, कहां से क्या आना है, कहां से क्या जाना है, किस तरीके से पूरी जो है व्यवस्था को, राजकोष को चलाना है, ठीक है, उसी को हम बेसिकली राजकोषीय नीति बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई घर है, ठीक है, क्या है, अगर कोई आपका घर है और यहां पर क्या कहते हैं आपके पूरे घर को चलाना है, तो आपके पास पूरे पैसे का जो पैसा आपके पास जो अर्निंग आ रही होगी उसका आप लेखा जोखा करोगे कि ठीक है, यहां से पैसा आ रहा है, यहां पर जा रहा है, कितना हमने इसको खर्च कर दिया, कितना हमारा पेंडिंग बचा हुआ पैसा। यानी कि एक बार आप पूरे घर का क्या करते हो, बजट बनाते हो और इसी बजट के अनुसार अपने घर को चलाते हो। ठीक उसी प्रकार से राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, उसी राजकोषीय नीति के अनुसार बजट बनाती है, फिर उसमें टैक्स ऐड होते हैं, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स ऐड होते हैं। यानी कि पूरी राजकोष जो उसका होता है वो किस तरीके से उसकी जो फंडिंग होती है, जो उसका चीजें होती है वो ठीक ढंग से कार्य कर सकें। अर्थात अगर आप इसको परिभाषा के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की व्यय, ऋण तथा ऋण के प्रबंधन से संबंधित उन नीतियों तथा क्रियाकलापों से है जिनका प्रयोग सरकार रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों के टालने के उद्देश्य से करती है। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, राजकोषीय नीति का मतलब यही होगा
कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है या हम जो ऋण दे रहे हैं, जो ऋण ले रहे हैं, और उससे रोजगार कितना उत्पन्न हो रहा है, गरीबी बेरोजगारी कितनी दूर हो रही है, ये सब चीजें राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए सरकार राजकोषीय नीति बनाती है और उसमें फिर अलग अलग चीजें होती हैं। हालांकि राजकोषीय नीति को हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, मेंस का टॉपिक है, हम लोग प्री पर फोकस हैं, तो इसलिए हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब राजकोषीय नीति के अंतर्गत एक पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। कर भाई साहब क्या होता है, तो डिफिनीशन अगर आप देखेंगे कर की, तो कर क्या होगा कि कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जो कि आपको देना ही देना है। अगर कब देना है, ऐसा नहीं कि सभी को देना है। कर, ठीक है, दो तरीके से दिया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप पर और एक अप्रत्यक्ष रूप पर। अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्यक्ष कर तो ऐसे होते हैं जो कि आपको देने हैं, और अप्रत्यक्ष कर भी आपको देने ही देने होते हैं। ठीक है, तो कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। अर्थात आप टैक्स दोगे तो ऐसा नहीं कि सरकार आपको बदले में कुछ देगी। हाँ, इनडायरेक्ट रूप में आपके करों का जो पैसा होता है वो लोगों की सैलरी पर खर्च होता है, जो सार्वजनिक जो चीजें होती हैं उन पर खर्च होता है, रोड बनाने में खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, और सरकार की अलग अलग गतिविधियों में खर्च होता है। लेकिन आपको कोई कहे, आप कहो कि हमने टैक्स आपको पे किया है, और आप गवर्नमेंट से कहो कि नहीं नहीं हमको तो इसके बदले ये चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो ऐसा कोई प्रतिपूर्ति का वादा या दावा सरकार आपसे नहीं करती है। वो आपको देना ही देना होता है, राजकोषीय नीति का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो कि आपको पे करना होता है। अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो जो है टैक्स चोरी के इल्जाम में आपको जो है सजा हो सकती है। ऐसे प्रावधान भी सरकार के द्वारा किए गए हुए हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि टैक्स जो होता है, जिसको हम लोग कर कहते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट टैक्स, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, आइए हम लोग एक एक करके इसको देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, अर्थात वो कर जिसको हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप पर डायरेक्टली हम लोग देते हैं। अर्थात अगर आप जॉब करते हैं, कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीसीएस में हो जाएगा, आरओ में हो जाएगा, यूपीएससी में, आईएएस में हो जाएगा, या किसी अदर स्टेट पीसीएस या किसी वनडे एग्जाम में हो जाएगा, तो आपकी सैलरी होगी, और सैलरी सरकार के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम या अधिकतम जो राशि होगी उस पर सरकार क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड होता है सरकार का कि इतना लाख रुपया है, अगर आपकी सालाना इनकम है तो इतने इनकम पर आपको इतना % टैक्स देना है। अगर आपका 10 से लेकर कितने लाख रुपए तक है तो आपको इतने % टैक्स लेना है। हर साल सरकार, हर साल या दूसरे साल तीसरे साल सरकार टैक्स में क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है कि वर्तमान में टैक्स की दरें ये हैं, और आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, यानी कि जो भी आपकी इनकम होगी सालाना, वार्षिक जो आपकी इनकम होगी, उसी वार्षिक इनकम के आधार पर दरअसल सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। अगर आप उस टैक्स स्लैब में आते हो, तो टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, 4-5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो फिर सरकार आप पर टैक्स नहीं लगाएगी। वो टैक्स स्लैब होते हैं, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से क्या होता है, वो वसूला जाता है। अर्थात अगर इनकम टैक्स किसी एक्स नाम पर जो है रखा गया है, ठीक है, ये एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी सैलरी माना कि 10 लाख रुपए है, ठीक, कितनी है, 10 लाख रुपए है, तो इनकम टैक्स जो होगा वो इसी व्यक्ति पर लगेगा। और अगर इस व्यक्ति पर लगा है इनकम टैक्स, तो ये जो व्यक्ति एक्स नाम का है यही टैक्स पे करेगा। ये नहीं कि टैक्स इस पर लगा है तो कोई वाई नाम का व्यक्ति पे करेगा, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लगाया गया जाता है प्रत्यक्ष कर, उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से क्या किया जाता है, वसूला जाता है। यानी कि जिस पर लगाया जाएगा उसी से उसको उसका भुगतान प्राप्त किया जाएगा, यानी कि वसूला जाएगा। इसमें कराघात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और करापात अर्थात इंसिडेंस ऑफ टैक्स, दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। अब आपके एग्जाम में दरअसल पहली बात तो यही पूछ लेता है कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनका एग्जाम्पल कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप तुरंत एग्जाम्पल दीजिएगा कि आय कर अर्थात इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स इसको बोलते हैं, अर्थात जो आपकी आय है उस पर लगाया जाता है।
सैलरी पे आपके लगाया जाएगा, इनकम पे, बिजनेस करोगे तो उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। निगम कर, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर आदि। तो ये क्या है, आपको जो देना होता है, जैसे कि आप लोग वहां रहते होगे, क्या कहते हैं, घरों में रहते होगे, ठीक है, तो आपके मकान का शुल्क हो गया, आपके पानी का शुल्क हो गया, सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपको देना पड़ता है तुरंत ऑन स्पॉट फटाफट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके बेसिकली प्रत्यक्ष कर, अर्थात आप जो है उसको ठीक ढंग से समझ पाओगे। कुछ कर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। क्या, अर्थात छुपा हुआ कर होता है, आपको बेसिकली एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि इस पर कितना % टैक्स लगाया गया है, लेकिन आपको पे करना होता है। और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो हर व्यक्ति चुकाता है, उसका इनकम कुछ भी हो, अगर वो कोई भी खाद्यान्न खाता है तो उसे चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है किसान का बच्चा है, बेटा है, अगर वो दुकान पर गया, शॉपकीपर के से बोला कि भैया मुझे एक नमकीन का पैकेट दे दो, या कोई खास वस्तु दे दो, तेल का डिब्बा दे दो, हल्दी दे दो, तो वो जो हल्दी का डिब्बा लाएगा, तेल का डिब्बा लेके आएगा, या कोई वस्तु खाने पीने खरीदेगा, उस जो पैकेट पर जो रेट पड़ा होगा, ठीक, क्या लिखा होगा, जो रेट पड़ा होगा वो रेट जो है बेसिकली टैक्स इंक्लूडेड होगा। क्या होगा, अगर माना कि उस पर पड़ा हुआ रेट 20 रुपया, ठीक है, तो 20 रुपया टैक्स लग करके उस पर चीजें दी हुई होंगी, उसे पता नहीं होगा कि कितना टैक्स लगा है। लेकिन ये जो आपके पास जो आप अंतिम जो प्रोडक्ट आप यहां से इसको लोगे, इस अंतिम प्रोडक्ट पर सरकार द्वारा ऑलरेडी टैक्स लगाया जा चुका होगा, अर्थात आपको इनडायरेक्टली देना ही देना पड़ेगा। आपको महसूस नहीं होगा, आपको तो लगेगा भाई 20 रुपए का है, लेकिन नहीं, वो 20 रुपया आपसे टैक्स लग करके ही लिया जा रहा है, अर्थात यानी कि उसकी कीमत हो सकता है 15 रुपया हो, 16 रुपया हो, 18 रुपया हो, लेकिन वो बढ़ा करके आपसे लिया जाता है। टैक्स हटा दिया जाए तो हो सकता है ये जो 20 रुपए का पैकेट था, इसका रेट हो सकता है आपसे कितना लिया जाए, फिर 18 रुपया लिया जाए, या हो सकता है 15 रुपया लिया जाए, कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है कि अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, व्यक्ति उसको पता नहीं होता कि हमें कितना रुपया टैक्स देना होता है। और अप्रत्यक्ष कर बेसिकली उसकी इनकम कुछ भी हो, अगर कोई भी वस्तु लेता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, इनडायरेक्टली टैक्स, ठीक। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार क्या होता है, दूसरों पर डाला जाता है। इसमें करापात किसी एक व्यक्ति पर, जबकि कराघात क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए जीएसटी, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, जीएसटी कैसा कर है, आप तुरंत बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ये प्रश्न भाई साहब आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो बैठे मत रहो गोलगप्पे जैसे, तुरंत फटाफट इसको नोट डाउन कर लो कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा उत्पाद कर जो आपका होता है, ठीक है, इसके अलावा सीमा शुल्क जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, मनोरंजन कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स जो हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी भाई साहब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अर्थात ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, याद रखिएगा। तो जो कर चुकाने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा कर खाली जिनकी नौकरी, सरकारी नौकरी, जिनका बिजनेस होता है वही लोग देते हैं, नहीं। अप्रत्यक्ष कर बेसिकली जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो एक आम इंसान है वो भी देता है, ध्यान रखिएगा, कर वो भी पे करता है, लेकिन वो कैसा कर होता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है, अर्थात उसकी इनकम पर तो नहीं लगता है, लेकिन जब वो कोई वस्तु, कोई सामान जो है बाजार से खरीदता है तो उस पर वो टैक्स देता है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो टैक्स से कोई बच नहीं पाया है, आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो खाना पीना बंद कर दीजिए, पानी पीजिए, अब आजकल तो पानी पे भी टैक्स लगता है, तो आप तो पानी पियेंगे तभी टैक्स देंगे, तो आजकल टैक्स से बचना क्या है, नामुमकिन है, ओके। चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग एक्साइज ड्यूटी की, जिसको हम लोग उत्पाद शुल्क बोलते हैं। ये क्या होता है भाई साहब, जब किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर होता है, किसके भीतर, देश के भीतर होता है, और उस पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। देखो यहां पर हमने पढ़ा था उत्पाद शुल्क, देखो यहां पर क्या लिखा है, उत्पाद कर। तो उत्पाद शुल्क जो होता है क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। हालांकि शराब, तंबाकू जैसी मादक वस्तुओं जो मानवीय उपभोग में आती हैं के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट यहां पर और याद रखना है आपको, वो क्या कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं को लाया गया। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक कौन सा कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम
2016 के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। लागू कब किया गया था भाई साहब? तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अन्य सभी मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जो स्टेट के सीएम होते हैं। तो ये यहां पर 3 पॉइंट आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना। और एक्साइज ड्यूटी आपको पता हो गया, यानी कि एक्साइज ड्यूटी में किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर होता है और उस पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइज ड्यूटी अर्थात उत्पाद शुल्क बोलते हैं। ठीक, क्या बात समझ में आ गई मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, लेकिन आपके लिए क्या है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके चलो अब देखो, मूल्य वर्धित कर ये क्या होता है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ भाई साहब, ये जो वैट होता है, ये वैट क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि वैट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात ये अप्रत्यक्ष कर है। ये आपको ध्यान रखना है। जो उत्पादन से लेकर के, कहां से लेकर के? उत्पादन, यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स नाम का प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया, और यहां से लेकर के और सेल तक, यानी कि जब तक इसकी बिक्री होगी, ठीक, जब तक बिक्री इसकी होगी, ठीक है, बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर चुकाया जाता है। यानी कि यहां पर अलग अलग जगहों पर जो क्या होगा, इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम लोग बोलेंगे वैट बोलेंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि असिस्ट एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के हर स्टेप पे दरअसल इसको लगाया जाता है। अंटिल द सेल ऑफ आइटम्स, यानी कि जब तक जो है क्या होता है, अंटिल द सेल ऑफ द आइटम्स, यानी कि जब तक जो है उसको बेचा नहीं जाता है तब तक उसके प्रत्येक चरण पर क्या होता है? टैक्स लगाया जाता है। उसी को हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। और ये क्या होता है भाई साहब? ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक, क्या ये पॉइंट आपके समझ में नहीं आया? आ गया होगा। यानी कि उत्पादन से लेकर के, क्या उत्पादन से लेकर के, यानी कि एसेट एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन से लेकर के बिक्री तक के प्रत्येक स्टेज पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम वैट बोलते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि हम ऐड कर रहे हैं अलग अलग स्टेजेस पर, कहां से लेकर के? प्रोडक्शन टू सेल। कहां तक? प्रोडक्शन टू सेल। ठीक, ये है आपका क्या? मूल्य वर्धित कर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब एक पॉइंट आपके सामने आता है भाई साहब, अधिभार, सरचार्ज। ये क्या होता है? सरचार्ज अगर आप इसको सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि सरचार्ज का मतलब होता है कर के ऊपर कर, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। क्या? टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि कर के ऊपर कर। देखो इसका क्या मीनिंग होगा भाई साहब? सुनो इसको जरा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कर के ऊपर कर, टैक्स ऑन टैक्स। ये क्या होता है भाई साहब? टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है? अजीब बात है तो, है ना, सुना नहीं होगा। अधिभार, ये टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका ये जो सरचार्ज होता है किस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अधिभार जो प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना, किस पर? डायरेक्ट टैक्सेस पर ये जो है लगाया जाता है। किस पर? डायरेक्ट टैक्स पर। तो ये बात तो क्लियर हो गई, पहला पॉइंट, कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ जो सरचार्ज होता है, जो अधिभार होता है, वो कौन से प्रकार के कर पे लगाया जाता है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर प्रत्यक्ष कर पर यह लगाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये आपके इनकम पर लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, नॉर्मल नहीं ज्यादा है, करोड़ों का अगर उसका टर्नओवर है, तो जो माना कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपको अधिभार समझाऊं, क्या अधिभार समझाऊं अगर आपको अधिभार, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कर के ऊपर
ऊपर कर, ठीक, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि फॉर एग्जांपल एक कोई भाई साहब, यह क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक, ये बहुत बड़े क्या हैं, इंडस्ट्रियल हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी क्या है, कंपनी है, और इनका सालाना टर्नओवर कितना होता है, 1 करोड़ का होता है। कितने का होता है, 1 करोड़ का होता है। और इस 1 करोड़ में माना कि ये क्या करते हैं, इस 1 करोड़ में माना कि 10 लाख का टैक्स पे करते हैं, क्या, 10 लाख का टैक्स, 10 लाख का क्या हो गया इनका, ये टैक्स पे कर रहे हैं। ये कितने का, 10 लाख का। अब ये जो 1 करोड़ की इनकम पे ये जो 10 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं यार, ठीक है भाई साहब, पे कर रहे हैं। तो ये टैक्स तो इन्होंने दे दिया 10 लाख का, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार जैसे कि इसका मतलब क्या होगी, कर के ऊपर कर, अर्थात ये जो इन्होंने कर दिया है 10 लाख रुपया, सरकार इसी कर पर एक कर और लगा देगी, यानी कि इसमें एक और, इसके ऊपर एक कर और अधिरोपित कर देगी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अधिभार, अर्थात हम क्या बोलेंगे इसको, सरचार्ज, यानी कि ये हो गया हमारा अधिभार। क्या, अधिभार, यानी कि ये जो टैक्स दे रहे हैं इसी 10 लाख पर एक टैक्स और ऐड हो जाएगा, इनके ऊपर और आ जाएगा, उसी को हम अधिभार या सरचार्ज कहेंगे। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, कि एक बंदा तो है कि जो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ था उसने टैक्स दिया, लेकिन सरकार ने इसी टैक्स पर लगा दिया। एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है, और वो ये कि जो अधिभार होता है ये इसका जो ओरिजिनल जो इसका इनकम है इस पर नहीं लगती है, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि किसी व्यक्ति के इनकम पर लगेगा, नहीं, इनकम पर नहीं लगेगा, ये सरचार्ज किसी के जो टैक्स वो पे कर रहा होगा उस टैक्स पर लगेगा, ना कि उसके जो है इनकम पर लगेगा। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। यानी कि जो टैक्स आप पे करोगे, और टैक्स किस पर अधिभार लगेगा, जिसका टर्नओवर करोड़ रुपए का है, ये आप जिसका 10-12 लाख 20 लाख रुपया है वो नहीं, जिसका जो है टर्नओवर करोड़ों रुपए का है उस पर जो है सरचार्ज लगाती है सरकार। तो अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों होता है, तो सरकार जब किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के लिए जो है अपना क्या कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, अपनी चीजों को करना चाहती है, तो वहां पर क्या कहते हैं, सरकार क्या करती है, टैक्स वहां पर यानी कि अधिभार वहां पर जो है लगाया जाता है कि भाई हमको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, हमको कुछ खास उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इसीलिए दरअसल हम जो है आप पर सरचार्ज लगा रहे हैं, आपको पे करना पड़ेगा, आपको करना ही करना पड़ेगा। और अधिभार क्या होता है, हमेशा प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स पर लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर जो है अधिभार नहीं लगाया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। यही क्या है अधिभार, जिसको हम लोग सरचार्ज कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं यहां पर। तो अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, ठीक बात। अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो कर के ऊपर लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, आप टैक्स पे ही कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है, अर्थात ये एक अतिरिक्त शुल्क है, ठीक है। जब सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता होती है तो वह विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों एवं कंपनियों पर अधिभार लगा सकती है। क्या? किसी खास व्यक्ति पर, कोई पर्सन पर या किसी कंपनी पर सरकार जो है क्या करती है, अधिभार लगा सकती है। अगर उसको राजस्व अपना बढ़ाना है या कुछ खास उद्देश्य उसे करना है तो उनके लिए दरअसल सरकार किसी कंपनी या किसी खास विशेष व्यक्ति पर जो है अधिभार यानी कि सरचार्ज जो सरकार लगा सकती है। यही आपको दरअसल यहां पर समझना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट यहां पर और आ जाता है भाई साहब, क्या? उपकर। क्या होता है ये उपकर? तो उपकर क्या होगा? तो उपकर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उपकर क्या होता है, बेसिकली यह प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लगाया जाता है। तो पहला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए अगर आप सोचेंगे तो यही हो जाएगा कि बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टैक्सों में लगाया जाता है। तो अब लेकिन उपकर क्या होता है? तो उपकर जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सेस बोलते हैं। सेस बेसिकली क्या होता है, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया जाता है। सरकार का कोई खास मोटो होता है कि हमें इस मोटो को फुलफिल करना है, इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उस पर जो है सरकार क्या करती है, उपकर अर्थात सेस लगाती है। और अगर हम बात 15 नवंबर 2015 की करते हैं तो 2015 को क्या किया गया था कि कर योग्य सभी सेवाओं पर 0.5% तक का क्या किया गया था, स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाता है।
आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत की गई थी और यानी कि सफाई व्यवस्था के लिए जो है सरकार ने उपकर लगाया था 0.5% का। यानी कि जब सरकार किसी खास उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है तो उस उद्देश्य की पूर्ति है तो उसे राजस्व की प्राप्ति होना जरूरी है, यानी कि उसके पास राजस्व होना चाहिए, ठीक है, पैसा होना चाहिए। और उसके लिए फिर क्या करती है सरकार जो है, फिर जो है अपना क्या करती है, उस पर जो है उपकर लगा देती है। जैसे कि आपका शिक्षा पर हो गया, शिक्षा पर उपकर लगाया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, प्राइमरी व्यवस्था को मजबूत करना है, उसके लिए सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। तो एजुकेशन जो है सेस हो गया आपका, यानी कि शिक्षा पर उपकर हो गया। कई बार स्वास्थ्य उपकर भी लगाया जाता है, यानी कि हेल्थ पर भी जो है क्या किया जाता है, सेस लगा दिया जाता है, अर्थात उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब सरकार को कोई सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, किसी खास सोशल वेलफेयर को जो है पूर्ति करनी होती है, और उस पूर्ति के लिए सिंपल सी बात है सरकार के पास एक खास अमाउंट होना चाहिए, और वो अमाउंट दरअसल वो सेस के फॉर्म में लोगों से वसूलती है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो उपकर होता है अर्थात जिसको हम सेस बोलते हैं, वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पर क्या होता है, लगाया जाता है, यानी कि कर के साथ में लगाया जाता है। अधिभार में क्या था, कर के ऊपर लगाया जाता है, जबकि उपकर में कर के साथ में लगाया जाता है, यानी कि जो कर आप पे करोगे उसी के साथ में वो ऑलरेडी ऐड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये चीजें जो है आपको यहां पर समझनी थी। ये पॉइंट्स उपकर भी आपके एग्जाम में कई बार क्या है पूछा जाता है। यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया जाता है, जैसे कि भारत में शिक्षा के नाम पर उपकर लगाया जाता है, शिक्षा के नाम पर हो गया, स्वास्थ्य के नाम पर हो गया, ठीक है, और यहां पर स्वच्छ भारत उपकर तो ऑलरेडी लगाया ही गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर जाननी और समझनी थी, और मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए क्या था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक बात ध्यान रखिएगा कि टैक्स वाला जो टॉपिक है बेसिकली वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, कोई खास कर पूछ लेगा, निगम कर बोल देगा या आय कर बोल देगा, ठीक है, या उत्पाद शुल्क पूछ लेगा, बताएगा, कह देगा आपसे कि बताओ ये निगम कर प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क, ठीक है, या एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कैसी है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि जीएसटी पर एक लेक्चर हमने ऑलरेडी मेंशन करवा रखा है, वहां पर हम जीएसटी को आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट हो गए। अब हम आगे आते हैं। अब एक आपके पास ये हमारे पास लास्ट एक जो है क्या है टॉपिक है। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट लेक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लैफर वक्र, या हम कभी कभी इसको लॉफर वक्र भी बोल देते हैं। और लाफर और लैफर वक्र क्या होता है, तो इसको जो है आप लोग समझिए। उसके पहले आप लोग एक थोड़ा सा एक पॉइंट और समझिए। क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो सिंपल सी बात है, देश की आजादी के बाद क्या हुआ कि सरकार के पास राजस्व बिल्कुल नहीं था, खजाना उसका खाली था। आप लोग को पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, हालांकि देश की आजादी के पहले ही पहले जो है हमारा बहुत सारा सोना, बहुत सारा हमारा पैसा जो है विदेशों में जा चुका था। हम बहुत ही गरीब थे, कई बार भुखमरी के कगार पर भी भारत आ चुका था। ऐसे स्थिति में जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद जब बंटवारे की हालत आई, तो बंटवारे के बाद भी व्यापक स्तर पर जो है जन धन की हानि हुई और व्यापक स्तर पर जो है पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास पैसा बिल्कुल नहीं था। और जब देश आजाद हुआ तो सिंपल सी बात है, सरकार को नीतियां बनानी थी, सब कुछ करना था, लेकिन सरकार के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। और उस समय तो हमारी इकोनॉमी भी ओपन नहीं थी। ठीक है, हम डरे हुए थे, सहमे हुए थे, देश आजाद हुआ था, डर भी था हमें कि हम किसी और देश के और गुलामी में ना आ जाएं, इसलिए हमारा कोई बहुत ज्यादा जो है हमारी जो इकोनॉमी थी वो खुली नहीं थी, ओपन इकोनॉमी हमारी नहीं थी। ऐसे में सरकार को बस एक ही राजस्व प्राप्ति का स्रोत लगता था, वो लगता था टैक्स का, यानी कि जो है कर का। तो सरकार ने क्या किया था कि उस समय जो है लगभग क्या किया था कि सरकार ने लगभग 55 के अप्रॉक्स, उसके बाद से सरकार ने टैक्स की जो दरें थी, जो टैक्स स्लैब था, उसको सरकार ने क्या कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरकार ने बढ़ा तो दिया, लेकिन उस एवज में सरकार को जो है कर की प्राप्ति यानी कि भुगतान नहीं मिला उतना।
क्यों नहीं मिला? यह सोचने वाली बात है कि सरकार ने जब टैक्स रेट बढ़ा दिया, आखिर तब पैसा क्यों नहीं आया? इसी बात को लैफर ने समझाया था और उन्होंने एक वक्र दिया जिसे हम लैफर वक्र कहते हैं, उसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसको अगर आप एक सिंपल सी भाषा में समझो तो अगर सरकार टैक्स रेट कम कर देती है, यानी कि करों की दर को कम कर देगी, तो अगर कर की दर कम हो गई तो सिंपल सी बात है, अगर कर की दर ही कम है भाई साहब, तो सरकार का पैसा ही नहीं आएगा। सरकार ने कहा कि 2% टैक्स, 3% टैक्स, 4% टैक्स, तो अगर 2%, 3%, 4% टैक्स रहेगा भाई साहब, तो अगर टैक्स की दर ही कम है तो उससे जो लोग पे करेंगे वो कहां पे करेंगे? वो कम ही पे करेंगे। तो अगर कम पे करेंगे इसका मतलब कि सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा, एक बात। दूसरा, इसका अपोजिट, यानी कि कहने का अगर मतलब यह हुआ कि अगर कर की दर, क्या बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अगर कंडीशन दो बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि अगर कर की दर क्या है, अगर कर की दर अगर कम है, तो अगर कर की दर कम है इसका मतलब क्या होगा कि जो आय होगी सरकार की वो भी कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर दर ही कम है तो आय तो कम होगी, यानी कि उसके पास कर नहीं आएगा, ठीक है, रेवेन्यू कम होगा। दूसरा, इसका ठीक विपरीत अगर आप कर दो, क्या कर दो? अगर आप कर की दर को बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल भाई कर की दर कम हमने किया, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सरकार ने कहा ठीक है भाई ऐसा है तो चलो हम एक काम करते हैं, हम कर की दर बढ़ा देते हैं, हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कर की दर क्या किया सरकार ने? कर की दर को सरकार ने क्या किया? एकदम हाई कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक 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 है, जब कर की दर कम थी तो आय कम थी, और जब कर की दर हम बढ़ा देंगे तो आप कहोगे कि सिंपल सी बात है भाई कि कर की जब दर बढ़ जाएगी तो कर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप तो यही कहोगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं होता है? यही बात लैफर वक्र में समझाई गई थी कि आखिर जब कर की दर कम थी तो रेवेन्यू कम आ रहा था, लेकिन अगर हम कर की दर को बढ़ा दे रहे हैं एक लेवल पर, यानी कि एक ज्यादा हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? आइए हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि लैफर वक्र दरअसल किनके संबंधों को दर्शाता है, तो सबसे पहले आप यही कहेंगे कि जो लैफर वक्र होता है वो टैक्स रेट, क्या टैक्स रेट और गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है, अर्थात जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसके मध्य संबंधों को दर्शाता है। यानी कि टैक्स रेट और जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसके मध्य के संबंधों को दर्शाता है। अब आइए हम इसके ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। यहां पर क्या है? टैक्स रेट है। ये सरकार टैक्स रेट इधर धीरे धीरे करके क्या कर रही है? बढ़ा रही है, और इधर राजस्व भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इधर करके, ठीक। अब देखो, अब यहां पर एक बात समझने वाली योग्य है, और वो ये कि एक जो टी प्लस या जो टी स्टार है, जो टी स्टार पॉइंट है, ये एक क्या है? एक ऑप्टिमम वैल्यू है, एक मानकीय वैल्यू है। यहां पर ऑप्टिमम वैल्यू है ये क्या है? टी स्टार जो यहां पर लिखा है टी स्टार, ये क्या है? ये एक ऑप्टिमम वैल्यू है। क्या है? ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम वैल्यू दैट मींस कि अगर सरकार रेट कर की दर को अगर इतना बढ़ा देती, यहां तक कर देती है, इस लेवल तक, तो जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो क्या होगी? ठीक ठाक मात्रा में होगी, कोई दिक्कत यहां पर उसको नहीं आएगी। क्या होगा? कोई प्रॉब्लम दरअसल इसको यहां पर नहीं आएगा, ठीक रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर इस रेट से, यानी कि एक्स पॉइंट से, यानी कि टी प्लस से, अगर सरकार क्या करती है? टैक्स रेट को और बढ़ाती है, क्या करती है? और बढ़ाना स्टार्ट अगर कर देती है, तो क्या होता है कि फिर ये जो कर जो बढ़ना चाहिए था, इसका ठीक विपरीत होता है। ये जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो अगर सरकार टैक्स रेट कम करती है, क्या करती है? अगर यहां पर करती है, ठीक है, तो भी क्या होगा? राजस्व की प्राप्ति कम होगी। अगर यहां पर होगा तो भी कम होगी, यानी कि, और अगर सरकार क्या करती है? रेट बढ़ा देती है अगर, तो भी क्या होगा? फिर रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम होना दरअसल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर रेवेन्यू क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑप्टिमम वैल्यू है टैक्स रेट की, कि भाई इतना हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है,
तो यहां पर क्या होगा कि जो है लोग जो है अपने टैक्स को पे करेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा भाई साहब कि अगर सरकार ने एक स्टैंडर्ड मानक चुन लिया कि हम आपसे 5 to 10% टैक्स लेंगे, तो ये 5 to जो 10% टैक्स है इसको आदमी इंसान जो होगा वो आसानी से चुका देगा कि भाई ठीक है, हमारे पास लोड बहुत नहीं बढ़ रहा है, ठीक है यार, सरकार 5%, 10% या जिस स्लैब में हम आते हैं हमारी आमदनी के अकॉर्डिंग, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम उसको पे कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सरकार इस टी प्लस यानी कि जो ऑप्टिमम जो वैल्यू है यहां के टैक्स रेट की है, अगर इससे सरकार और बढ़ा देती है, तो भैया अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय अगर माना कि क्या है 20 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए में से अगर वो 10 लाख रुपया टैक्स ही पे कर दे रहा है, तो कहेगा नहीं भाई ऐसा कैसे होगा, 50% तो हम पे करते हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है। तो व्यक्ति जो होगा वह क्या करेगा, वो टैक्स 10 लाख देने के बजाय क्या करेगा, टैक्स की चोरी करेगा, बचाने की कोशिश करेगा किसी तरीके से और टैक्स पे नहीं करेगा। अर्थात सरकार अगर एक लेवल से ऊपर जाकर के टैक्स बढ़ाती है, यानी कि सरकार अगर जो ऑप्टिमम जो टैक्स रेट होता है अर्थात जो मानक जो टैक्स रेट होता है, अगर उससे सरकार ज्यादा टैक्स बढ़ाती है तो लोग टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी करते हैं अर्थात टैक्स पे नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार को अगर अपना राजस्व बढ़ाना है तो उसे ना तो कर की दर को इतना कम करना चाहिए कि राजस्व की प्राप्ति ना हो और इतना भी अधिक नहीं करना चाहिए कि लोग टैक्स देने के बजाय टैक्स बचाने की कोशिश करें अर्थात टैक्स ना पे करें। तो लैफर जो भाई साहब थे, आर्थर लैफर थे, आर्थर लैफर ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था और उन्हीं के नाम पर यह लैफर वक्र प्रतिपादित किया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने कहा था कि सरकार को दरअसल एक ऑप्टिमम टैक्स रेट रखना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो और वो खुशी खुशी टैक्स पे कर सके, और ऐसे स्थिति में जो है टैक्स चोरी नहीं की जाएगी और सरकार को जो है पे अच्छा खासा मिलेगा। तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद टैक्स रेट बहुत हाई था, लोगों ने टैक्स चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि धीरे धीरे टैक्स व्यवस्था में सुधार किया गया और हम लोग फिलहाल इस स्थिति पर लगभग हैं, यानी कि इस समय स्थिति ऐसी है कि किसी को कोई बहुत तकलीफ फिलहाल नहीं हो रही है। कुछ खामियां अभी भी हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्थिति पर है हम लोग हैं कि अब यहां पर टैक्स जो अभी हाल ही जो रेट अभी जो डेटा अभी रिलीज हुआ था टैक्स वाला, उसमें कहा गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार टैक्स रेट बढ़ाया था। तो टैक्स में चूंकि कोई खास परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं किया गया था कि टैक्स रेट हाई कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में इस बार रेवेन्यू सरकार का क्या हुआ था, बढ़ा था। यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लैफर द्वारा प्रतिपादित यह वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच के संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लैफर वक्र जो है किन के मध्य में संबंधों को दर्शाता है, तो आप कहेंगे टैक्स की दर और राजस्व प्राप्ति यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसके मध्य में संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में कर की दर एक ऐसे स्तर पर होनी चाहिए जिससे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके, यानी कि ना कर की दर बहुत कम होनी चाहिए, ना कर की दर बहुत अधिक होनी चाहिए। कर की दर एक ऑप्टिमम होनी चाहिए, एक मानकीय होनी चाहिए, जहां पर लोग जो है क्या कर सकें, पैसे को पे कर सकें। यही था हमारा क्या, लैफर वक्र। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और ये बेसिकली क्या है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बढ़े, यही था आपका जो है आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट दरअसल समझ में आ गए होंगे जो कि हमने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो पहले हमने कर बताया, कर के बाद हमने प्रत्यक्ष कर बताया, फिर अप्रत्यक्ष कर बताया, इसके एग्जाम्पल बताया, उत्पाद शुल्क बता दिया, एक्साइज ड्यूटी, फिर मूल्यवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स बता दिया, इसके अलावा अधिभार यानी कि सरचार्ज बता दिया, ठीक, उपकर बता दिया, उपकर के बाद लैफर वक्र बता दिया। और ये हमारे कुछ एक टॉपिक थे जो कि क्या थे, बहुत ही कम थे, ज्यादा बड़ा वीडियो आज का हमारा नहीं था। आई होप आपको ये लेक्चर दरअसल क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। और हाँ, इकोनॉमिक्स में मैंने जितना पॉइंट आपको कराया है, बस मैं आपसे उम्मीद इतना करता हूं कि वो सारे के सारे पॉइंट्स आप कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसको जो क्या कहते हैं डिले नहीं करेंगे बताने में। और लगभग के साथ ये पांचवी या चौथी या पांचवी क्लास हमारी इकोनॉमिक्स की है। तो इकोनॉमिक्स में हमने जो है जितने भी लॉरेंज वक्र थे वो हमने बता दिया आपको,
स्टार्टिंग में हमने और बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, यानी कि आप लोग इकोनॉमिक्स से डरिएगा नहीं। हमने जितने लेक्चर आपको करा दिए हैं, आप उतने लेक्चर को अगर कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, मेंस के पॉइंट तो नहीं, लेकिन प्री के पॉइंट से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और मेंस के लिए तो डिटेल्स में पढ़ना होता है, तो वो कोई खास नहीं है। मेंस इकोनॉमिक्स का आसान है, वहां पर कोई खास नई चीजें नहीं आती हैं। प्रीलिम्स में चूंकि टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कठिन लगती हो, लेकिन अगर आप उसको समझ जाएंगे तो जान जाएंगे। जैसे बैंकिंग व्यवस्था को कठिन लगती होगी, तो हमने इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मुद्रास्फीति, अपस्फीति हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वो सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। और उसका शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्या है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम डिकोड एग्जाम का, वहां पर जाइए, टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करिए और वहां पर शेड्यूल पड़ा हुआ है पीसीएस प्री क्रैश कोर्स का, उसको आप लोग देखिए। मेरी क्लासेस कब कब होती हैं, मैं एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट को अभी कवर अप कर रहा हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य टीचर्स की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ में डेली मॉर्निंग में 8 AM पर हमारी करंट अफेयर्स क्लास आती है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने आपको बतानी थी। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्स आपका नजदीक आ रहा है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।